हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए ब्लड रुधिर स्कंदन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है रक्त में जीन प्रोटीन पाई जाती है, जीन प्रोटीन के बारे में बताया था। जीन प्रोटीन के बारे में बताया था। और जीन प्रोटीन कौन कौन सी होती है तो मैंने कहा था एक होती है IA, एक होती है IB, एक होती है IO। तो ये O जो है वो न्यूट्रल होती है, इसे जीरो वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खोज हुई थी वो जीरो के नाम से ही हुई थी। ओके, I को क्या लिख सकते हैं आप? I को लिख सकते हैं IA और I0, और इसे लिख सकते हैं या स्लैश में लिख सकते हैं आप ये 0, और इसे लिख सकते हैं आप I0। ओके डन है। सॉरी, इसे लिख सकते हैं A.A। दूसरा है ये रक्त समूह A है, रक्त समूह B को क्या लिख सकते हैं आप लोग? IB लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं IO। ये डॉट में स्लैश में चलेगा IB और ये चलेगा IB। और ये जो न्यूट्रल होता है इसे आप AB के फॉर्म में अगर कैसे लिखेंगे तो ये होगा IA और ये हो जाएगा IB। और तीसरा इसका है, चौथा इसका वर्ग समूह है O, तो ये न्यूट्रल है तो इसलिए ये IO जीन ब्लड ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है अगर किसी माता का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या किसी माता का रक्त समूह A है और पिता का रक्त समूह AB है तो कितने प्रतिशत बच्चे में रक्त समूह A होने की संभावना होगी, और कितने प्रतिशत समूह में बच्चों के रक्त समूह में AB होने की संभावना होगी, और कितने प्रतिशत B होने की संभावना होगी, और कितने प्रतिशत O होने की संभावना होगी। जैसे मैंने कहा था कि यदि माता का, ठीक है, यदि मदर का रक्त समूह क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, B है, और फादर का जो है वो है AB। क्या है? AB। तो दोनों में ये A और ये B और A और O कितने प्रतिशत संभावना होगी बच्चे में, ये देख लेते हैं। तो ये तो A अगर एक बार आता है तो 25%, B यदि एक बार आता है तो 25%, AB अगर एक बार आता है तो 25%, और O आता है तो एक बार में ये भी 25%। टोटल करेंगे तो 25, 25 दूनी 50, 75 और 100। तो 100% श्योरिटी के साथ यहाँ देखते हैं कि बच्चे में क्या मतलब रक्त समूह हो सकता है और कितने प्रतिशत जो है इसकी संभावना, कितने परसेंट इसकी संभावना इसमें होगी। तो देखिए B को हम क्या लिख सकते हैं, तो B को हम लिख सकते हैं ये IB.I0। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं AB को क्या लिख सकते हैं हम? AB को लिख सकते हैं IB.A। ठीक है, या इसे उल्टा कर दीजिए A.B। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इसके साथ करना है और इसी का मल्टीप्लिकेशन आपको इसके साथ करना है। तो जब IB का गुणा आप करेंगे IA के साथ तो ये IB और IA हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा A और B रक्त समूह। जब B का मल्टीप्लाई आप जो है किसके साथ करेंगे? B के साथ करेंगे, IB, और ये हो जाएगा IB। ठीक है, ये B और B। तो आप देखेंगे ये किसका रक्त समूह है? ये है भाई साहब B का। किसका है? ये B का है। अगला नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा A। तो ये किसका हो जाएगा? A का। और फिर यही जो है, सॉरी, यही जो है मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा B। तो टोटल हो जाएगा ये B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B। तो B कितने बार आ रहा है देख लीजिए, 2 बार आ रहा है। A कितने बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। और AB कितने बार आ रहा है? 1। तो A रक्त समूह होने की संभावना कितनी है यहाँ पर? तो 1 बार है, तो 25% हो गई। कितने प्रतिशत हो गई? 25%। मतलब बच्चे में A रक्त समूह होने की संभावना कितनी हो गई? 25%। B कितने बार आया? तो 2 बार आया, तो B की संभावना कितनी हो गई? 50% हो गई। कितनी हो गई? 50%। और वो AB कितने बार आया? तो AB 1 बार आया। और OA किसी बार आया है क्या? यहाँ नहीं आया हो। तो यहाँ पर जो बच्चा होगा इन दोनों का, उसमें O रक्त समूह होने की संभावना कितनी हो गई? 0 हो गई। कितनी हो गई? 0% हो गई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रुधिर स्कंदन, रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है, कौन कौन से घटक होते हैं वो देख लेते हैं। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जाल होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्के के लिए, थक्का के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जाल बिछा होता है, जाल बिछा होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जाल बिछा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आपको पता। और हाँ, ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का कहाँ जमाएगा?
तो ये शरीर की सतह पर जमाएगा। कहाँ जमाएगा? सतह पर। यदि हमको चोट लग जाती है तो हमारा शरीर पर जो है क्लॉट होता है, ब्लड क्या होता है? क्लॉट होता है। क्या होता है? क्लॉट होता है, क्लॉट हो जाता है। तो ये क्लॉट किसके कारण होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण होता है। और हमारे शरीर में कौन कौन से घटक होते हैं जिनसे रक्त का थक्का जमता है, वो सारी चीजें आज हम देख लेते हैं। तो रक्त का थक्का जमाने वाले जो है, या रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं, उन सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो कौन कौन से घटक है जिनसे रक्त का थक्का जमता है? तो सबसे पहला है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है जिससे रक्त का थक्का जमता है? तो पहला है थ्रोम्बिन। कौन सा है? थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा है? थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है। मतलब यदि आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जैसे ही आप उसे थोड़ी देर तक पुश करते हैं तो उसके बाद रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड नहीं बहता है। ठीक है, थ्रोम्बिन। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो रक्त का क्या करते हैं? थक्का जमाते हैं। अगला है कौन सा विटामिन जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है? तो विटामिन के। तो विटामिन जो के है वो रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि इनका केमिकल नेम कौन कौन सा है। जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, ABC। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, विटामिन के का केमिकल नेम क्या है। इन सब पर जो है, इन सब का केमिकल नेम पता होना चाहिए। ये तो बी कॉम्प्लेक्स है तो सीरीज चलती है B1 B2 B3 B4 B7 B12, ये सारी सीरीज चलती है। ए के लिए, विटामिन ए के लिए इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल के नेम क्या है? रेटिनॉल है। उसी प्रकार से विटामिन बी का केमिकल क्या है? थायमिन। क्या है? विटामिन B1 का क्या है? थायमिन है केमिकल नेम। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। उसके बाद विटामिन डी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जैसे इसके लिए जो है एक ट्रिक याद होती है। ठीक है, टॉफी एक ट्रिक पढ़ी जाती है वैसे इसके लिए, वो ट्रिक देख लेते हैं। रथ पर एक टॉफी। ठीक है, तो रथ से रेटिनॉल बन गया, थ से थायमिन बन गया, पर जो है साइलेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड बन गया, और ये बन गया डी का कैल्सीफेरॉल। क्या बन गया? कैल्सीफेरॉल। और जो टी है ये बन गया ई का टोकोफेरॉल। क्या बन गया? टोकोफेरॉल। और एफ से बन गया ये फिलेक्विनॉन। क्या बन गया? फिलेक्विनॉन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलेक्विनॉन, विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। तो ये सारे विटामिन के आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए। और यहाँ पर विटामिन के जो है वो किसके लिए जिम्मेदार है? रक्त का क्लॉट, मतलब रक्त का थक्का जमाना, बॉडी के बाहर थक्का जमाना जो है उसके लिए जिम्मेदार है। ओके, डन है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। विटामिन के बाद, प्रोटीन के बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से घटक जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाते हैं। अगला है कौन सा? एंजाइम। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है। एंजाइम। ठीक है, कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है शरीर के अंदर, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बॉडी के बाहर जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है एंजाइम क्या होते हैं? वे कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेकर रासायनिक अभिक्रिया को जो है
रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, दैट इज द एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। दूसरी चीज वे कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद जो है जब तक रासायनिक क्रिया शरीर के अंदर पूरी तरह संपन्न नहीं हो जाती तब तक वह समाप्त नहीं होते। जैसे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखिए, प्रोटीन के लिए हमारे शरीर में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, और भी चीजें होती है, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो मैंने एंजाइम से बनते हैं तो मैंने आपको बता दिए। एंजाइम्स के बाद देखते हैं कौन सी धातु जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, कौन सी धातु जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो कैल्शियम प्लस टू जो होती है रक्त का थक्का जमाने में जो है सहायक होती है। क्वेश्चन आता है कौन सी धातु जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो कैल्शियम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सी सेल होती है हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है? तो देखिए, सेल जो है एक होती है आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी होती है। एक होती है डब्ल्यूबीसी होती है और एक होती है प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है वो रक्त को गाढ़ा करती है और पतला करती है। मतलब रक्त को गाढ़ा करने का काम ज़्यादा करती है जबकि प्रॉपर जो है हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन का फ्लो हो सके। ओके, तो प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर में जो है रक्त को थक्का जमाने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करती है। और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रक्त को जमने से कौन सा पदार्थ या कौन सा प्रोटीन हमारे शरीर में रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो है लीवर से सिक्रेट होता है। लीवर माने आपका यकृत से सिक्रेट होता है जो शरीर में खून को जमने नहीं देता है। जैसे ही ब्लड को हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो रक्त जो है क्या हो जाता है? जमने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? जमने लग जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसी में कि जैसे जोक होता है। क्या होता है? जोक होता है। तो जोक जब हमारे शरीर पर चिपकती है तो क्या छोड़ती है? तो हीरोडिन नामक पदार्थ छोड़ देती है। क्या छोड़ती है? हीरोडिन नामक पदार्थ को छोड़ देती है, जिससे कि रक्त जो है रक्त जो है बहुत लंबे समय तक निकालते रहती है, चूसते रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो जोक क्या छोड़ती है? हीरोडिन छोड़ती है। और हिपेरिन कहाँ से निकलता है? तो हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लीवर से सिक्रेट होता है। कहाँ से सिक्रेट होता है? लीवर से सिक्रेट होता है। ये जो है एनिलिडा संघ का एक जो है जीव है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे आपको तो सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन से फाइलम होते हैं, कौन कौन से चीज़ें किस फाइलम में रखी जाती है। तो 5 जगत वर्गीकरण पढ़ाएंगे जब आपको, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ाएंगे आपको तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, एनिलिडा क्या होता है, मोलस्का क्या होता है, इकानोडर्मेटा क्या होता है, सिलेंटेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें, प्लेटीहेल्मिंथीज, ये सब चीज़ें जो है किसके अंतर्गत आ जाती है? 5 जगत वर्गीकरण जो है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है R.H. विटकर जो नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और द्विनाम पद्धति जो है कार्लिनियस जो है जिन्होंने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। एक होता है जीनस नेम और एक होता है स्पीशीज नेम। तो ये सारी जानकारी वहां पर देखेंगे। तो वर्तमान की दृष्टि से अभी क्या देख रहे हैं हम? रुधिर स्कंदन दिख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रुधिर स्कंदन दिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी होती है तो रुधिर का क्या होता है? रुधिर का बॉटल चढ़ाया जाता है। तो उस बॉटल में कितने ग्राम जो है क्या होता है? रुधिर होता है। तो सबसे पहले 1 यूनिट में देखते हैं। क्या देखते हैं? 1 यूनिट में कितने ग्राम जो है ब्लड का भराव किया जाता है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। तो 1 यूनिट में लगभग जो है
350 ml, कितना ml? 350 ml लिया जाता है। तो 350 से कम भी होता है, 250 भी होता है, लेकिन इसमें 50% केमिकल होता है। क्या होता है? 50%, 50% केमिकल होता है। क्या होता है? 50% क्या होता है? केमिकल होता है। जो 50% केमिकल होता है वो रक्त को जो है खराब होने से बचाता है। अब बात यह आ जाती है कि रक्त को लंबे समय तक हम क्यों नहीं रख सकते? तो रक्त को लंबे समय तक रखने में उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब इसका ताप कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 44, ये इसका ताप होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब 1 यूनिट में हम 300 ml यूज करते हैं और 50% 50 ml क्या होता है? 50 ml यहाँ पर केमिकल होता है। क्या होता है? 50 ml यहाँ पर क्या होता है? केमिकल होता है। और रुधिर को जमने से रोकने के लिए, जैसे शरीर में है तो शरीर में जमने से रोकने के लिए क्या यूज होता है? तो शरीर में जमने से रोकने के लिए हेपेरिन नामक पदार्थ होता है। ठीक है, तो वो हमारे शरीर में जो है ब्लड को जमने से रोक देता है। लेकिन हम जो है फ्रीजर में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाएंगे, या सॉरी रक्त में कौन सा पदार्थ मिलाएंगे जिससे वह जमेगा नहीं? तो उसके लिए यूज होता है सोडियम एसीटेट। क्या होता है? सोडियम EDTA होता है। हम क्या मिलाएंगे? EDTA मिला देंगे। क्या मिला देंगे? EDTA मिला देंगे ना। कौन सा पदार्थ मिलाएंगे? EDTA मिला देंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम एसीटेट। क्या होता है EDTA का फुल फॉर्म? सोडियम एसीटेट। या एक और पदार्थ मिला जाता है जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट। एसीटेट मिला दिया जाता है। और EDTA का फुल फॉर्म देख लेंगे आप लोग। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिड। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिड नामक पदार्थ जो है इसमें मिला दिया जाता है। ओके, डन है। तो इतना जो है रुधिर से, ब्लड से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो है मैंने क्लियर करवाए हैं। और देखिए अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ओके, तो रक्त में मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? तो मैंने आपको रक्त में जो है आपको ब्लड में हीमोग्लोबिन बताया था। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। उसके बाद ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, हेमाटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको सेल्स पढ़ाई थी, प्लाज्मा पढ़ाया था, RBC पढ़ाई थी, WBC पढ़ाई थी, प्लेटलेट्स पढ़ाई थी। और प्लेटलेट्स पढ़ाने के बाद मैंने आपको रुधिर वर्ग पढ़ाया था, रक्त समूह A, रक्त समूह B, रक्त समूह AB, रक्त समूह O। यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, ये सारी जानकारी देने के बाद हमारे शरीर में रक्त को स्कंदित करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो सारी चीजें पर डिस्कशन किया। ओके, अब नेक्स्ट वन जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा हृदय। क्या होता है? क्या होगा? हृदय, हार्ट होगा। क्या होगा? हार्ट। मतलब हृदय जो है, हृदय क्या होता है और हृदय का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हृदय जो है शरीर के किस हिस्से में होता है, तो आप जनरली आंसर देते हैं कि हृदय जो है सर के इस साइड होता है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड उसका कुछ हिस्सा जाता है, लेकिन हृदय जो होता है सेंटर जो होता है आपका सीना जो होता है उसके सेंटर साइड में, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ना कि इधर। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग, हृदय को नहीं, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। हृदय को देखेंगे तो इंसान मर जाएगा रे, है ना। उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद इसी टाइम पर।